हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई? सबके बढ़िया एकदम। स्वागत है आप सब लोगों का स्टर्लिंग एजुकेशन बैंक एग्जाम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड बच्चों, आज की क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस पीओ 2024 एंड 23 के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अर्थमेटिक क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे लास्ट 2 ईयर्स के। ठीक है, 2025 का पेपर आप लोगों का जस्ट एक हफ्ते के अंदर में ऑलमोस्ट आने वाला है। 17 तारीख से फर्स्ट डेट्स हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन आज की क्लास में करेंगे बच्चों। काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, बहुत सारी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर ऑलरेडी वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड हैं। तो अपन बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले आईबीपीएस पीओ 2024 के क्वेश्चंस हैं और पहला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का ट्रेन्स का क्वेश्चन। ठीक है, चलो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो a train A crosses a 230 meter long platform in 29 seconds and train B क्रॉसेज अ 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 24 सेकंड्स। ठीक है, दोनों ट्रेन की जो है लेंथ आपको दे नहीं रखी है। ठीक है, और ट्रेन बी की लेंथ नीचे दे रखी है। द ट्रेन बी हैविंग द लेंथ ऑफ 450 मीटर्स क्रॉसेज द ट्रेन ए इन 160 सेकंड्स while running in the same direction. Find how much time will the train A take to cross the 50 meters long bridge. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को क्या फॉर्मूला दे रखा है। जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस ब्रिज 230 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों दूसरा क्या होगा इसके अंदर इक्वेशन, 24 सेकंड्स के अंदर 450 मीटर्स लेंथ है ट्रेन बी की, जो कि आपको नीचे दे रखा है ये वाली चीज। एंड दूसरा आपको दे रखा है 150 मीटर्स लेंथ किसकी, प्लेटफॉर्म की। ठीक है, और ये हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन बी। तो ये हो जाएगा बच्चों स्पीड ऑफ ट्रेन बी 450 प्लस 150 को आप लिख लो 600 अपॉन 24। ये आपका कटेगा 6 से काट देते बच्चों 4 और ये हो जाएगा 100। तो बच्चों स्पीड ऑफ बी कितना हो जाएगा अपना 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों स्पीड ऑफ बी। अब स्पीड ऑफ बी जो है वो स्पीड ऑफ ए से ज्यादा है, ये भी अब चीज अपने को इसके अंदर बता रखी है बच्चों। और वाइल रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, फाइंड हाउ मच टाइम विल ट्रेन ए। ठीक है, अब ये बोल रहा है ट्रेन ए जो बी जो है जिसकी लेंथ 450 मीटर है, वो ट्रेन ए को क्रॉस करती है 160 सेकेंड्स में सेम डायरेक्शन में। तो 160 सेकेंड्स 450 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन ए। अब बच्चों दोनों ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में रन कर रही है। सेम डायरेक्शन में रन करते हैं तो क्या होता है, स्पीड हमेशा माइनस होती है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों। तो एस बी माइनस एस ए करना। देखो एस ए माइनस एस बी मत कर देना, क्योंकि एस बी की वैल्यू एस ए से ज्यादा है। ठीक है, तो एस बी की वैल्यू यहाँ से बच्चों अपन ने निकाली थी, तो 160 इज इक्वल्स टू 450 प्लस का लेंथ ऑफ ट्रेन ए डिवाइडेड बाय 25 माइनस का एस ए। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है भाई, तो अब देखो क्या करें इसमें। अब अपन यहां से ये वाली जो वैल्यू है बच्चों, इस वाली वैल्यू से अपन एक वैल्यू को उठाएंगे और सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर देते हैं। तो अपन एक काम करते हैं बच्चों, ऐसे की वैल्यू रख देते हैं, या किसी की भी वैल्यू आप रख सकते हो इसके अंदर। चलो एक काम करते हैं, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 29 एस ए इज इक्वल टू एल ए प्लस का 230। ठीक है, ये चीज हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर आप एक काम कर सकते हो, एस ए की वैल्यूज को इधर रख देते हैं अपन। एस ए की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एल ए प्लस का 230 अपॉन 29। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटेड क्वेश्चन है ये, इसके अंदर इस वैल्यू को आप रख दो। किसके अंदर, एस ए के अंदर। तो बच्चों जब आप एस ए के अंदर इसको वैल्यू को रखोगे तो जो एल ए की आपकी वैल्यू आएगी वो बच्चों मैं आप लोगों को डायरेक्ट पूरा सॉल्व ना करके मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आएगी 350 मीटर्स। कितनी आएगी, 350 मीटर्स। ये मैंने सॉल्व किया है बच्चों, इसको प्रॉपर वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो बोल रहा है कि फाइंड हाउ मच टाइम विल ट्रेन ए टेक टू क्रॉस द 50 मीटर लॉन्ग ब्रिज।
तो बच्चों जब 50 मीटर लॉन्ग को ब्रिज को क्रॉस कर रही है ट्रेन ए, तो उसमें लेंथ ऑफ ट्रेन ए भी चाहिए और स्पीड ऑफ ट्रेन ए भी चाहिए। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए भी चाहिए, तो इसका मतलब ये तो आ गया लेंथ ऑफ ट्रेन ए। अब इस वैल्यू को अपन यहां रख देते हैं बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका 350 प्लस का 230, 350 प्लस का 230 अपॉन 29। तो बच्चों स्पीड ऑफ ट्रेन ए जो है ना वो आ जाएगा आपका 20, वो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब इसको फाइंड आउट कर लो, चलो भाई। टाइम की वैल्यू जो है वो हो जाएगा आपका 350 और ये हो जाएगा 50 मीटर जो है वो उसकी लेंथ है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन ए 20। तो 350 प्लस 50 400, 400 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आएगा इसका आंसर? 20 सेकेंड्स इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। आई होप ये चीज इजी सी है बच्चों, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। हाँ, बस थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव पड़ेगा, जब आप ऐसे की वैल्यू को इधर उठा के रखोगे तो आपको यहाँ पे सॉल्व करोगे। तो मैंने आपका जो टाइम है वो यहाँ पर सेव कर दिया कि ये 350 डायरेक्ट मैंने वैल्यू रख दी, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर पूरा सॉल्व किया था, देन उससे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का। अच्छा क्वेश्चन है, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को पता ही है आजकल बैंकिंग एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एन आर्टिकल, अब मार्क एन आर्टिकल 60% above his cost price when he allows the 40% discount on the mark price, he earns 28% profit. If he allows 60% discount, 40 की जगह अगर 60 डिस्काउंट देता है तो कितना उसका अपना प्रॉफिट या लॉस अपना रहेगा। ठीक है, चलो तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है बच्चों। सीपी जो है वो अपन 100 स्टार्ट करते हैं, 60% मार्क प्राइस सेट की। ये आप लोगों को मैं पहले भी बच्चों कई बार बता चुका हूं कि जो मार्क प्राइस को सेट करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर सेट करते हैं। ठीक है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को ना सीखना बहुत आसान है, बस इसमें ना आप लोग याद रखना कि किस प्राइस को किस चीज के ऊपर हमेशा सेट करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया 160 हो गया। ठीक है, 40% का डिस्काउंट देते हैं। तो अब देखो एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि जो एसपी है, एसपी तो बच्चों कितनी हो जाएगी, उसने बोला 28% का प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा 128 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 28% प्रॉफिट अपने को दे रखा है, और आपको लोगों को पता है प्रॉफिट को किसके ऊपर लगाया जाता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या करोगे? तो 40% का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब अब एसपी कितनी हो जाएगी बच्चों? 100 माइनस 40% ऑफ मार्क प्राइस, जो कि हो जाएगी 128 के बराबर। ठीक है, 128 के बराबर हो गई। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, किसको? इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ठीक है, 100 माइनस 40 परसेंटेजेस में है, तो अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 160, इसको बच्चों ब्रैकेट में रखना, ये हो जाएगा 128। 0 से 0 काटो, टेबल आना चाहिए, 16 8 बार काटता है सीधा इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 4D। तो 4D की वैल्यू हो जाएगी बच्चों उसके अंदर 20, D की वैल्यू हो जाएगी 5। अब D की वैल्यू 5 हो गई, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 30%। न्यू डिस्काउंट बच्चों कितना हो जाएगा? 30% का अपना हो जाएगा। ठीक है, न्यू डिस्काउंट 30% का हो गया। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा? फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। तो देखो जो डिस्काउंट अपना पहले मार्क सेलिंग प्राइस ये आई थी बच्चों, अब सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी?
अब बच्चे अपनी सेलिंग प्राइस इसमें आ जाएगी अपनी 30% है तो 112। कैसे? 160 जो है इसका कितना परसेंट डिस्काउंट लगेगा? 30%। तो 160 का 30% 16 3 48, मतलब 16 3 48 तो 112 आ जाएगा। तो यानी 100 रुपए की चीज को 112 में सेल आउट किया तो कितना प्रॉफिट आया बच्चों? 12%। ठीक है, आगे कहानी समझ में सबको? इजी था क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता। बस ना आप लोग जब क्वेश्चन एग्जाम में करो ना, मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, थोड़ा पेशेंस रख के करना। आप लोग पीओ के पेपर और क्लरिकल के पेपर में हमेशा डिफरेंस समझ के क्या करो कि आप पीओ के पेपर में ना 35 के 35 क्वेश्चन बच्चों आप नहीं कर सकते 20 मिनट के अंदर। ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी। आप पर मिनट 40-50 सेकंड या 1 मिनट का टाइम लो हर एक क्वेश्चन में, इतना आप लोगों को लगेगा। ठीक है, रश करोगे तो जो आना होगा बच्चों वो भी नहीं आएगा इसके अंदर। देखो अब ये आ गया एवरेज का। अब लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों, इसमें एवरेज के साथ साथ एलिगेशंस का भी यूज हो। अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो इसमें आप लोग एलिगेशंस का यूज कर सकते हो और आप लोग बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से बच सकते हो। देखो कैसे, द एवरेज वेट ऑफ द 24 बॉयज एंड द 6 गर्ल्स इन अ क्लास इज 40 kg। इफ द वेट ऑफ ऑल द गर्ल्स एक्सक्लूडेड all the girls are excluded, the average weight of the class is reduced by 4 kg। मतलब 24 बॉयज एंड 6 गर्ल्स हैं तो उनका टोटल वेट जो है वो है 40 kg। अगर उसमें से गर्ल्स के वेट को रिड्यूस कर दिया 4 kg से, है ना, गर्ल्स को हटा दिया तो एवरेज वेट 4 kg से कम हो गया, मतलब 40 kg की जगह कितना हो गया? 36 kg हो जाएगा। तो इसका मतलब 6 गर्ल्स को अगर हटा देंगे और ये 24 बॉयज का कितना हो गया? 36। तो अपने काम करते हैं, 24 बॉयज और 6 गर्ल्स, तो 24 बॉयज का एवरेज वेट बच्चों कितना है? 36 kg। टोटल क्लास का कितना है? 40 kg। और 6 गर्ल्स का कितना है? लेट इसको कह दो x kg। ठीक है, तो अपने काम करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x में से 40 जाएगा और ये रेशियो बनेगा 40 में से 36 जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों? x माइनस 40 अपॉन 4 और 24 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 4 4 जा 16 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56। देखो आ गया आंसर। इजी है? इजी था? कुछ डिफिकल्ट था इस क्वेश्चन में? अगर अब मैं आपको बताऊं एक चीज, बच्चे क्या करते हैं इसमें एलिगेशन उनके दिमाग में नहीं आता। ठीक है, और मैंने हमेशा बोला एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियोज, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ पर हर जगह बच्चों एलिगेशंस लगता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो एलिगेशन से करोगे तो वो बहुत इजी पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता था? 24 × 36 करता, बहुत बच्चे करते और यहीं आप लोग फंसते। ऐसा नहीं है कैलकुलेशन आप लोग कर नहीं सकते, बट इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना। अब इसको भी करने का एक तरीका है, आप लोग कर लो जैसे मैंने सिखाया। 36 को 2 से किया 720, 36 4 से किया 144, तो 720 + 144 864 आ जाता। ठीक है, देखो मैंने ओरली कैलकुलेशन कर दिया। तो इस तरीके से ये चीज़ हो जाता है बच्चों। ठीक है, आप लोग चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को एलिगेशन की हेल्प से करें, वो इजी पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर है। गुड, चलो बच्चों, अगर बच्चों वीडियो समझ में आ रही है, मतलब लेक्चर क्लियर हो रहा है अगर सारी चीज़ें, तो लाइक जरूर करना, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलो। The ratio of the present age of the P to age, the present age of P to the age of Q 4 years ago is 2:1. Present age of the R is equals to the average of the present age of the P and Q 16 years ago. Age of the R was 10 years.
फाइंड द प्रेजेंट सम ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा IBPS PO के जब आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस भी करते हो और जो मैं अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कभी भी क्वेश्चंस मेरे डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं लगेगा। आजकल बच्चों IBPS के एग्जाम्स के अंदर, खासकर PO लेवल के अंदर, SBI PO का भी जो एग्जाम था और इसमें मैक्सिमम कह रहा हूँ 90% क्वेश्चंस जो होते हैं, किसी हो सकता है शिफ्ट में इजी आए, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट लगवाता है। तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना, क्योंकि इसके बाद फिर मेंस के लेक्चर्स हैं और मेंस के मतलब जो वो होंगे सारे के सारे एग्जाम्स, उसके अंदर हर जगह डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है। ठीक है बच्चों, देखो द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द P टू द एज ऑफ Q 4 years ago। तो P की एज बोली है इसने पहले, एज ऑफ Q 4 years ago। ठीक है बच्चों, इसका रेशियो कितना है 2/1। ठीक है, तो 2Q - 8। प्रेजेंट एज ऑफ द R is equals to the present age of the P and Q। ठीक है, द प्रेजेंट, ठीक है, P और Q दो जने हैं, R की जो वैल्यू है P और Q के प्रेजेंट एज के, उसके एवरेज एज के बराबर है। अब एवरेज बोला है तो इसका मतलब दो जने हैं, तो ये कर दो। 16 years ago एज ऑफ R was 10 years। ठीक है, तो R की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है बच्चों 26 years। ठीक है, प्रेजेंट एज किसकी, R की जो प्रेजेंट एज है वो बच्चों कितनी हो गई 26 years हो गई। ठीक है, तो अब इसके बाद R की वैल्यू 26 हो गई, तो इसका मतलब P प्लस Q की वैल्यू कितनी हो गई 52। यहाँ पर बच्चों 26 पुटअप करोगे, यहाँ पर 26 पुटअप करोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2Q - 8। 2Q - 8 प्लस का Q इज इक्वल्स टू 52, तो 3Q इज इक्वल्स टू 60, यानी Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। Q की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। अब Q की वैल्यू बच्चों 20 हो गई, तो इसका मतलब P की वैल्यू कितनी हो गई 32। ये हो गया, Q की वैल्यू कितनी आ गई 20 और R की वैल्यू कितनी आ गई 26। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों, और 78 आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में, इजी था। देखो कुछ भी नहीं था, मैं फिर कह रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली जाओ, ज्यादा शॉर्टकट के चक्रों में मत पड़ो। ठीक है, नहीं सर इसको शॉर्ट तरीके से करना है, शॉर्ट से करना है, अरे ये शॉर्ट ही है। ठीक है, PO लेवल के हिसाब से ही शॉर्ट ही है, ये कोई लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप करोगे तो 2-3 स्टेप तो उसमें बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप देखते बच्चों उसको आंसर कर दोगे। PO लेवल का पेपर है, भले ही प्री का है, तो इजी इतना तो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, थोड़ा सा 19-20 आपसे घुमाएगा वो। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ABC कैन डू अ वर्क, देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी आ गया। सारे क्वेश्चंस लिए हैं बच्चों मैंने इसके अंदर ना, आज के लेक्चर में मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर किया, शायद ही कोई एक आध रहा होगा तो रहा हो। ठीक है, तो ABC टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 4 days। ठीक है, B अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 24 days। ठीक है भाई, तो A प्लस B प्लस C कितना है 4 days में करता है, और B जो है 24 days। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ C जो है वो 300% मोर है B से, तो एफिशिएंसी ऑफ B 1 ले लो, तो एफिशिएंसी ऑफ C जो है 300% मोर है। 300% मोर मतलब 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो 1 का 300% 3, तो 3 ज्यादा है, तो 1 + 3 कितना हो गया 4 हो गया। अब जिसकी एफिशिएंसी उसी के नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा टोटल वर्क। 24 × 1 24 यूनिट्स। क्लियर है। ठीक है, 24 × 1 24 यूनिट्स इसका आंसर मतलब टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर ABC के एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी ऑफ A + B + C, तो ये हो जाएगा 6। कैसे 24 / 4। ठीक है, 24 / 4
6 हो गया, ठीक है। बी की एफिशिएंसी आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई, तो बच्चों ए की भी आ जाएगी एफिशिएंसी। तो भाई ये कितना करता है 6, बी करता है 1, सी करता है 4, तो ए कितना करेगा 1 यूनिट। भाई एक ही तो करेगा, 1 + 4 + 1, तभी तो मिलाकर 6 बनेंगे, सीधी सी बात, ठीक है। अब उसके बाद ए की वैल्यू जो है वो आपकी 1 आ गई। अब ए की वैल्यू 1 आ जाने के बाद क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय ए एंड सी। तो टाइम टेकन बाय ए निकाल लो बच्चों, 24 डिवाइडेड बाय 1 यानी 24 डेज, ठीक है। और टाइम टेकन बाय सी, सी का टाइम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, 24 डिवाइडेड बाय 4 6 दिन, दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा 18 डेज। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? अगेन एक इजी सा और सरल सा आसान सा क्वेश्चन बच्चों, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है इसमें आप लोगों को, ठीक है। देखो सब मैंने ना आप लोगों को, मैं जितने भी मैंने लेक्चर्स अभी तक डाले हैं, ठीक है, उसमें मैंने ये सारी चीजें बच्चों पढ़ा रखी हैं। टाइम एंड वर्क में मैक्सिमम क्या आप लोगों को एक प्रीवियस प्लेलिस्ट दे दूंगा, ठीक है, उसमें से आप लोग सारे लेक्चर्स जो है वो रिवाइज कर सकते हो, जो भी आप चीज देखना चाहे। एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं क्लास में बता रहा हूँ, मैंने एक एक कॉन्सेप्ट बच्चों अपने यूट्यूब के लेक्चर्स में डाल रखा है, आप लोग उसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। चलिए, एन अमाउंट ऑफ ₹12,200 इज पार्शली इन्वेस्टेड इन द स्कीम ए, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो पार्शली इन्वेस्टेड, पार्शली इन्वेस्टेड का मतलब है बच्चों कि कुछ हिस्सा उसका स्कीम ए में डाला कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए, एंड इन द स्कीम बी एट द सेम रेट ऑन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। और कुछ हिस्सा डाला स्कीम बी में सेम रेट के हिसाब से, मतलब 10%, और लेकिन टाइम था 4 ईयर्स था, वो सिंपल इंटरेस्ट है। जो दोनों से जो इंटरेस्ट निकल कर आया वो था सेम। इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फ्रॉम बोथ द स्कीम्स इज इक्वल, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, ठीक है। चलो भाई, तो देखो 12,200 है। अब एक काम करो, एक्स और वाई कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल है ना वो आप ले लो 100, ठीक है। टाइम कितना है 2 ईयर्स का, रेट कितना है 10%। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल 100 है, रेट है 10%, टाइम है 2 साल, तो आप ये चीज रट लो, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा आपका 21 रुपए बनेगा 2 साल का, हमेशा, ठीक है। अगर आप, मैंने क्या बोला, ये आप लोग फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्ट वैल्यू हमेशा लर्न कर लो। प्रिंसिपल अगर 100 रुपये, टाइम अगर 2 साल है, रेट अगर 10% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा 21 रुपये। यानी जो इंटरेस्ट इसका आया वही आपका ये स्कीम ए के अंदर था, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट था स्कीम बी के अंदर, वो भी 21 रुपये था, ठीक है भाई। अब वो भी 21 रुपये था, तो 21 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल जो है ए स्कीम का मल्टीप्लाई बाय 10%, और वो था 4 साल के लिए, नहीं बी स्कीम का, सॉरी बी स्कीम वाली जो है ना वो अपनी सिंपल इंटरेस्ट है, डिवाइडेड बाय 100। ये इससे कैंसल आउट हुआ, ये 2 गया 5, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसका मतलब अपन निकालेंगे प्रिंसिपल ऑफ ए, प्रिंसिपल ऑफ बी। तो प्रिंसिपल ऑफ ए कितना था 100, और ये कितना हो जाएगा 105 बाय 2, तो ये हो जाएगा 200, 200 हो जाएगा 40/21, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 40/21। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, ठीक है भाई। चलो (40/61) इंटू 122 200, 200 इंटू 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 इंटू 40 हो जाएगा बच्चों अपना 8,000, ये देखो, ठीक है, सी ऑप्शन, ओ सॉरी डी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर?
कहानी आ गई समझ में? अब कितनी मजेदार चीज बताई मैंने इसमें आप लोगों को कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आप लोगों ने मान लो कहीं पर प्रिंसिपल को 100 माना है, रेट अगर 10% है, टाइम 2 साल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपये होगा। और अगर टाइम 3 साल है तो उस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू होगी 33.1। ये रट लो, ठीक है, रट लो, ये काम आता है, ये बहुत जगह काम आता है, ठीक है। तो ये सिर्फ ध्यान रखना तभी होगा जब प्रिंसिपल 100 हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो, ठीक है। ये सिर्फ तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो अब क्वेश्चन है वो है आईबीपीएस पीओ 2023 के। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, देखो बाकी के सिंप्लीफिकेशन हो गए, नंबर सीरीज हो गई, डीआई हो गया। डीआई अपन अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है, एग्जाम से पहले, लेकिन अभी मैंने सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लिए हैं बच्चों आज की क्लास में, ठीक है। चलो, a shopkeeper marked up the price of an article P by 20% and give discount of D% and then he gets a loss of D minus 11%, ठीक है। if the cost price of the article Q is rupees 200 and gets a profit of 1.5 D%, then find the selling price of the article Q, ठीक है। तो पहले अपन आर्टिकल P की बात करते हैं, ठीक है। सीपी माना ये, और मार्क प्राइस हो गई बच्चों 120 क्योंकि 20% है, 20% 10% D% का दिया डिस्काउंट, तो एसपी कितना हो जाएगा 100 माइनस D% है ना, तो परसेंट के लिए अपॉन 100 लगा दिया, यह आ गई आपकी एसपी, ठीक है। एसपी है ना। अब अगर मैं सीपी से एसपी निकालता हूं, क्योंकि लॉस कितने का है 100 माइनस D माइनस 11, अब आप कहोगे सर ये क्या किया भाई, एक बात मुझे बताओ, D माइनस 11 को भूल जाओ, मान लो यहां पर कोई वैल्यू होती D माइनस 11 की जगह 25%, तो आप लोग क्या करते हैं 100 में से 25 माइनस करते हो, 25 75 आता है, वो 75 कहाँ से आया 100 में से वो वैल्यू माइनस करके, मैंने यहीं पे तो वही काम किया, तो D माइनस 11, तो D माइनस 11 हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 111 माइनस का D हो जाएगा, परसेंट अपॉन 100 है, ये अपॉन 100 कट गया। देखो ये भी एसपी, ये भी एसपी, दोनों को कंपेयर कर दो, तो यानी 100 माइनस D अपॉन 100 इंटू 120 इज इक्वल्स टू 111 प्लस का D। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या और कैंसल आउट कर लो, चलो 6 5 600 माइनस का 6D ठीक है बच्चों। सॉरी ये माइनस का D था, यहाँ पे मैंने गलती से प्लस का D लिख दिया। ये बच्चों माइनस का D था, ठीक है, माइनस का D हो जाएगा माइनस का 5D, और ये हो जाएगा 45 इज इक्वल्स टू D, ठीक है। ये D की वैल्यू आ गई। अब D की वैल्यू आ गई तो अब अपन बात करते हैं यहां पर अपनी Q की। ये तो पूरी कहानी चली थी P की। कॉस्ट प्राइस जो P के लिए है वो कितना है, CP 200, कितना है 200 है, ठीक है, ये अपने को ऑलरेडी गिवन है। अब उसके बाद प्रॉफिट होता है 1.5 D%, 1.5 मतलब 45 का 1.5 हो जाएगा कितना 67.5, यानी मैंने जो D है ना बच्चों उसकी वैल्यू सिर्फ यहां पर इस जगह रख दी, D की वैल्यू यहां पर रख दी, ठीक है। तो उससे अपनी कहानी आ गई, तो यानी उससे SP कितनी आ जाएगा, SP आ जाएगा आपका, देखो इसका 67.5 हो जाएगा 200 प्लस का 135, तो ये हो जाएगा आपका 3
ये आ गया आंसर। देखो कितना आसान आसान से क्वेश्चन है, मैं सही में बता रहा हूँ, ये सीरियसली इजी क्वेश्चन है बच्चों। आप लोगों को ना अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता, मैं फिर कह रहा हूँ इन क्वेश्चन में 100% फंसोगे। ठीक है, लिख लो आप लोग। अगर आप लोगों को आसान क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्चुअली स्टडी कर रखी है भाई कैसे वास्तव में प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सबको डील करना है, तो ये क्वेश्चन आप निकाल लोगे और 1 मिनट के अंदर में आप ये क्वेश्चन करोगे, ये भी मैं गारंटी दे दूं। सिर्फ करने का क्योंकि तरीका आना चाहिए आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया अप्रोच कि हाँ ऐसा आएगा तो मुझे ऐसा करना है। एग्जामिनर आप लोगों को जान के फंसाना चाहता है, वो यही देखना चाहता है कॉन्सेप्चुअल स्टडी भैया कौन करके आया है। बैंकिंग के एग्जाम में शॉर्टकट वाली कहानी नहीं चलती, खासकर पीओ लेवल के एग्जाम्स में तो मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, हो सकता है आपकी कोई शिफ्ट ऐसी आ जाए जहां आप थोड़ा आसान आ जाए, बट उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन में चांस है कि आपके मार्क्स भी जो है वो डाउन हो जाए। ठीक है, क्लियर है बच्चों। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का आई थिंक ये दूसरा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन जो था वो अपना कौन सा था, पहला एक, हाँ एक अपन कर चुके हैं, फिर उसके बाद हाँ ये दूसरा क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, अब देखो फिर से टाइम एंड वर्क का भी एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, इजी सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ABC कैन कंप्लीट 66 2/3% यानी 2/3% वर्क को 2 डेज में करता है। तो भाई सीधी सी बात है, 2/3 वर्क को करता है 2 डेज में, तो 1 वर्क को कितने दिन में करेगा, 3 डेज में। ये किसका है, A + B + C का, यानी A + B + C पूरे काम को कितने दिन में करते हैं, 3 डेज में करते हैं। ठीक है, अब A और B जो है 30% वर्क को करते हैं 3 डेज में। तो इसका मतलब A + B पूरे काम को कितने दिन में करते हैं, 10 डेज में। ठीक है, A + B पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, 10 डेज में, और A + B + C पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, 3 डेज में। फाइंड द टाइम टेकन बाय C अलोन, तो इसमें से ये माइनस कर लो। जब मैं माइनस करना बोल रहा हूँ तो डायरेक्ट टाइम टेकन मत माइनस कर देना बच्चों। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 और 3 का 30, तो इसका पर डे वर्क हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 10। तो इसमें से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस का 3 यानी 7। तो ये कितना आ गया, टाइम टेकन बाय C टू कंप्लीट द होल वर्क इज 30/7 डेज। लेकिन ये तो टोटल वर्क है, अपने से बात कितना कर रहा है, 4 2/3 यानी कितना हो गया, 4 2/3 12 14/3। तो एक काम को करता है 30/7 डेज में, तो 14/3 काम को कितने दिन में करेगा, 30/7, तो ये हो जाएगा 20 डेज में। ठीक है बच्चों, आ गया आंसर, इजी है। ठीक, ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चंस बच्चों, इजी इजी से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के पैटर्न के क्वेश्चंस हैं बच्चों, और इसी ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से उठाए गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया बच्चों अपना परसेंटेजेस का क्वेश्चन। परसेंटेजेस थोड़ा सा कम आता है क्योंकि परसेंटेजेस का यूज प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियोज, इनमें थोड़ा सा ज्यादा आता है। ठीक है, चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या बोल रहा है, ए स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी on traveling. He spends remaining monthly salary on food and children's education in the ratio of 3:5. If the difference between the amount spent on the children's education and the house rent is 700 rupees, find the monthly salary of A. ठीक है भाई, तो देखो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हमेशा आप क्या किया करो, मंथली सैलरी जो है उसको आप कितना मानोगे, कितना आप उसको मानोगे, 100। ठीक है, मंथली सैलरी 100 हो गई, 20% किस में गया आपका, HR पे, बचा कितना, 80। 80 का 25%, 25% किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर, तो 1/4 लोगे इसका, ये कितना हो जाएगा, 20।
बचा हुआ कितना हो जाएगा 60। इसको बच्चों आप किस रेशियो में डिवाइड करोगे 3:5। डिफरेंस किसका पूछ रहा है वो? डिफरेंस पूछ रहा है आपसे अमाउंट स्पेंड ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड द हाउस रेंट। तो हाउस रेंट वाली वैल्यू कौन सी हो गई हमारी? हाउस रेंट वाली वैल्यू एक तो ये हो गई, और चिल्ड्रन की एजुकेशन कौन सा हो गया बच्चे? ये वाला हो गया। लेकिन 5/8 ऑफ 60, तो ये कितना जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 15। हाँ 15, 75, 37.5। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, किन दोनों का? इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा अपना? 17.5। $700 डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑफ मंथली सैलरी। तो मंथली सैलरी यानी बच्चों 100 की वैल्यू बतानी है, तो 700 इंटू, और ये बच्चों डायरेक्ट जा रहा है 40 बार। हाँ 40 बार, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4000। देखो आप खुद नोटिस देख लो कि मैंने अगर आपको समझा नहीं रहा हूं तो समझाते हुए भी 1 से 1.5 मिनट लगा है क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट नहीं समझाऊं, मुझे सिर्फ खुद ही करना है, तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा वैल्यूज को काटोगे पीटोगे तो क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर में हो रहा है। ठीक है, अब आप मुझे खुद बता दो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने क्लास में कितने लिए, कितने शॉर्ट्स डाले हैं, हर जगह मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बताए। कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि सर ऐसा तो कुछ बताया नहीं। मैंने हमेशा बोला जब भी सैलरी वाले क्वेश्चन हो डायग्राम बना के करो, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, और ये जरूर पढ़ लेना, ऑफ द रिमेनिंग। बच्चे यही नहीं पढ़ते हैं, सीधा 100 का 25% निकाल देते हैं, 25 खाम खत्म। ठीक है, ये बच्चे काम ही नहीं करते इस चीज़ को। तो रिमेनिंग हमेशा पढ़ना कि जो ये हो रहा है 25% किसका? रिमेनिंग सैलरी का। ठीक है, क्लियर है? सारी चीज़ें मैंने समझा रखी हैं बच्चों, एक एक चीज़ अपने लेक्चर्स में। चलो अब आ जाओ, हाँ भाई, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। पहला क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का भी आ गया। The ratio of the time taken by a boat to cover a distance in the downstream to that in the upstream is 3:5. तो डिस्टेंस, तो इसके अंदर ठीक है, तो डिस्टेंस अपने देखो बराबर ही दे रखा है। तो d से d कैंसल आउट, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस का 5y, 3x प्लस का 3y। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4y। x की वैल्यू कितनी हो गई? 4y हो गई। हो गया x की वैल्यू 4y। अब वो बोल रहा है द बोट कवर्स 90 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। in t hours and 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम t प्लस 1 आवर्स। तो दोनों को एक काम करते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। हो सकता है सब्स्टिट्यूट इधर से उधर वेरिएबल करके सबसे आसानी डिवाइड कर दो, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 4y। तो t प्लस 1, ठीक है। तो देखो y से y कट गया, और 90 आया, आप 18 से कटा, तो 18 से कटेगा 4 बार, 18 से कटेगा 5 बार, 5 से 5 गया, ये जाएगा अपना 3t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4t।
तो ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 3। t की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, फाइंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, डाउनस्ट्रीम स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड फाइंड आउट करनी है ना, तो इसका मतलब यहां पर ये इधर पुटअप कर दो, क्योंकि देखो और कोई डिस्टेंस दे नहीं रखा अपने को, तो 90/3 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, जो कि SD होती है, तो SD की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिवाइडेड बाई 3, 30 तो हो गई, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर बच्चों, आया सबको समझ में किस तरीके से करना है? ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएगा। चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने हो गए 11 और 12 क्वेश्चन डाले बच्चों। ठीक है, देखो ट्रेन का, चलो एक और क्वेश्चन आ गया। देखो मैंने इसलिए आप लोग देख रहे होगे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, उसी के क्वेश्चन ज़्यादा लिए। ट्रेन्स, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ये बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इस टाइप के मैंने क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लिए हैं। 240 meters long train crosses a pole in x seconds while the train can cross a 360 meter long platform in x plus 9 seconds. ठीक है, find the time taken by the train to cross a dog who is running in the direction of the train at the speed of 36 kilometers per hour. ठीक है, 240 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है, वो x सेकेंड्स में स्पीड ऑफ ट्रेन अपने पास नहीं है बच्चों। ठीक है, दूसरा है while the train can cross the 360 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म x plus 9 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, ठीक है, तो अपन इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा, अगेन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, x अपॉन x प्लस 9 240 अपॉन 600। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इससे कैंसल आउट होगा, और अगेन ये हो जाएगा 4 से 15 टाइम्स, 4 से 6 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 18। x की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब x की वैल्यू 6 आने से बच्चों अपने पास ना स्पीड आ जाएगी ट्रेन की, तो अपन स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड निकाल ली, तो x की वैल्यू 6 हो गई, तो x की वैल्यू हो गई अपने पास, नहीं सॉरी, स्पीड की वैल्यू हो गई 40। x की वैल्यू तो अपने पास 6 थी ना, तो स्पीड की वैल्यू कितनी हो गई 40। और ध्यान रखना बच्चों, ये किस में आएगा, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर? मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि भैया हर जगह में सेकंड्स, मीटर्स ये सब दे रखा है, तो जब सारी चीजें मीटर और सेकंड में चल रही है, तो ये वैल्यू भी तो मीटर पर सेकंड में आएगी, किलोमीटर पर आवर में थोड़ी ना आएगी। और आंसर भी अपने को सेकंड्स में ही दे रखे हैं, सारे के सारे पांचों के पांचों। ठीक, क्लियर? ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ डॉग हु इज रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन के डायरेक्शन में भाग रहा है डॉग, तो उसका स्पीड फाइंड आउट करना है, तो मतलब टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम कितना हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ कितनी है 240, और 36 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बच्चों आप लोगों को याद रखना है कितना होता है 10। मैं पहले आप लोगों को कई बार ये चीज बता चुका हूं, कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो इसके बाद ये कितना हो जाएगा 40 माइनस का 10, हाँ 30, तो टाइम आ जाएगा 8 से। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा कैसे कंफ्यूज कर देता है, आप लोगों को आंसर जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, एक्स की फॉर्म में। तो भाई कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू निकालना जरूरी थी। एक्स की वैल्यू 6 है, तो यहां पर रखोगे 6 + 2, कितना आएगा टाइम 8 सेकेंड्स।
और यही तो अपना आंसर है 8 सेकंड। तो अपना आंसर इसमें से कौन सा है? सी ऑप्शन x+2। ठीक है, आया समझ में सबको? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप लोगों को बच्चों करना ही ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप लोगों को वैल्यू जो निकाली है उसके बाद x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू से फाइनल आंसर अब पता लगाओगे कौन सा आएगा। कुछ नहीं कर रखा, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया बच्चा, एकदम से सोचा यार 8 सेकंड्स तो कहीं दे ही नहीं रखा है। हो सकता है कई बच्चे ऐसे हो जो दिमाग ही ना लगाएं कि भाई इस चीज़ को सोचे ही ना, अरे सर x की वैल्यू तो यहाँ रख के देख लो तो 8 तो आ जाएगा। बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई ऐसा बच्चा शायद ही होगा, बट स्टिल कभी कभी हड़बड़ाहट में वहाँ पर एग्जाम के रश में बच्चों ये चीज़ें नहीं दिमाग में आती। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है बच्चों अपना एजेस का क्वेश्चन। देखो अगेन एक क्वेश्चन में आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ वेरिएबल वाले क्वेश्चन ना सिर्फ दिखते बड़े हैं। हाँ थोड़े से मेंस के अंदर होते हैं कि थोड़े से डिफिकल्ट हो, लेकिन इतने भी कोई नहीं होते कि भैया होए ना सॉल्व, बल्कि ज़्यादा ईजी होते हैं। ठीक, और इस चक्कर में ना बच्चे इन्हें छोड़ भी देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखो अ मैन्स एज इज 3p + 2q ईयर्स, सन की जो एज है वो p है, डॉटर की एज है वो q ईयर्स है। ये आपको प्रेजेंट ही दे रखा है। मैन सन इज 3 ईयर्स एल्डर देन हर सिस्टर। ठीक है भाई, तो मैन की जो एज हो गई वो कितनी हो गई? 3p + 2q। ठीक है, सन की एज कितनी हो गई? p। डॉटर की एज कितनी हो गई? q। जो सन है यानी p जो है वो q से 3 साल बड़ा है, ये हो गई वैल्यू। मैन्स वाइफ इज 5 ईयर्स यंगर देन हर हस्बैंड, हस्बैंड की जो एज है वो इज 34 ईयर्स। हस्बैंड मतलब यही मैन, वो 34 है। तो बस देखो p की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दो, 3q + 3 प्लस का 2q इज इक्वल टू 34, 3q प्लस का 9 प्लस का 2q इज इक्वल टू 34, ये हो जाएगा 5q इज इक्वल टू 25। तो q की वैल्यू हो जाएगी 5। q की वैल्यू 5 हो गई बच्चों, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ये हो जाएगा फिर 3 × 8 + 2 × 5, 8 3 सा, ये तो 34 आपको दे ही रखा है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, है ना। ये तो 34 आपको दे ही रखा है। वाइफ की एज कितनी हो जाएगी? वाइफ जो है वो 5 ईयर्स यंगर है, तो ये हो जाएगी 29 ईयर्स। ठीक है, ये निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, मुझे एकदम से मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसलिए मैंने निकाल दिया। 3 × 8, ये आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपको गिवन है। अब उसके बाद एवरेज एज पूछ रहा है भाई, तो कितना हो जाएगा? 34 + 29 + 8 + 5 डिवाइडेड बाय, क्या पूछ रहा है? एवरेज पूछ रहा है, डिवाइडेड बाय 4। तो कितना जाएगा? 34 34 76। ठीक है, 76/4 19 ईयर्स। 19 19 19 ये रहा 19 भाई, देखो हो गया खत्म। ठीक, कोई भी क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखोगे, ठीक है, अगर एक बार आपने सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ रखी है ना, बेसिक से कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, शॉर्टकट भी रन करो लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ रखी है तो किसी चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आई, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, मैं उसमें सारे लेक्चर्स प्रॉपरली मेरे तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, और वही सब चीज़ें हैं, हर साल वही सेम चीज़ें रिपीट होनी, अलग उसमें कुछ भी नहीं है, चाहे वो थोड़ा पुराना हो नया हो लेक्चर, सब में सेम ही चीज़ है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई होप लेक्चर क्लियर हुआ। तो बच्चों वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।